नमस्कार साथियों, आर एस नर्सिंग के रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आर एस नर्सिंग आपके लिए लाया है क्रैश कोर्स नोट सेट के लिए, जिसका फीस 1599 है और साथ में 15 टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। और ये जो कोर्स है क्रैश कोर्स, इसमें आपको क्वेश्चन सेशन करवाए जाएंगे और इन क्वेश्चन सेशन में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो बेस, इमेज बेस एवं प्रायोरिटी बेस और साथ में NHM की लेवल की तरह सिंपल क्वेश्चंस भी कवर करवाए जाएंगे। और मैंने आपको बताया था और हमेशा बता रहा हूँ कि मिनिमम 90-100 क्वेश्चंस आपके वन लाइनर जो कि इजी क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे नोट सेट में भी। ऐसा नहीं है कि नोट सेट है तो 100% क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस रहे, 100% क्वेश्चन आपका इमेज बेस रहे, नहीं। आपको 90 से 100 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेंगे जो बेसिक रहे, आपका क्लियर होगा तो ही आप उसको उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आप लोग अपना जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसको रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि नया पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। डेली के डेली उसी को रिवाइज करने की कोशिश करिए, जिससे आपका जो बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है वो गलत ना जाए। क्योंकि जो प्रायोरिटी बेस वाला क्वेश्चन है वो भी 1 नंबर का है और जो दूसरा बेसिक वाला क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपका 1 नंबर का है। इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स के साथ आपको 15 ऑनलाइन टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। 15 ऑनलाइन टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं और इन 15 ऑनलाइन टेस्ट को अगर कोई सेपरेटली ख़रीदना चाह रहा है तो उसके लिए जो फीस है वो है 499 रुपया। तो सेपरेटली भी आप ख़रीद सकते हैं। और हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि और आज की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। हर ताज सर के लिए होता है, हर ताज सर के लिए होता है, लेकिन हर सर ताज के लिए नहीं होता। उसके लायक बनना पड़ता है और उसके लायक बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नर्सिंग ऑफिसर का ताज सर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है, वो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है, लेकिन उसके लिए हर के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए नहीं है। उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपको RS नर्सिंग के रिपोर्ट के साथ जुड़कर अपनी मेहनत स्टार्ट करिए और अपना बेसिक, अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते चलिए। हम क्वेश्चंस में आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल बता रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% है कि आप संतुष्ट रहेंगे और आप खुश भी होंगे कि हाँ, कितना बेसिक तरीके से बेसिक क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कवर करवाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन चाहे हम 2 क्वेश्चन निकलवाएंगे, लेकिन हम 2 क्वेश्चन में भी हम इतना ब्रॉडली समझाएंगे कि उस 2 क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चंस कवर रहेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा लगन के साथ ये सेशन है वो अटेंड करना है। और रही बात आगे की कि इसमें जो जो टॉपिक हम उठाएंगे वो टॉपिक 101% है कि आपका यहीं के यहीं कवर हो जाना है। उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन आप लोगों को लिए बिल्कुल इजी तरीके से समझाया गया है। और हाँ, इस टेस्ट के लिए ये जो कोर्स है, इस कोर्स में एक खासियत और है कि अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, ऑफलाइन बैच 1 नवंबर से स्टार्ट है। 1 नवंबर 2021, 1 नवंबर से आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। और इस 1 नवंबर से ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और साथ में ये कोर्स क्रैश कोर्स फ्री में है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे क्रैश उसके लिए ऑफलाइन बैच के लिए, तो आपको एक क्रैश कोर्स फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट रिंग ऑफ बबल्स एट द मेनिस्कस इन शेक टेस्ट इंडिकेट।
presence of complete ring of bubbles at the meniscus in shake test indicate. What is the meaning of shake test? क्या होता है शेक टेस्ट? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्लीट रिंग प्रेजेंट रहती है शेक टेस्ट में, क्या इंडिकेट करती है? सबसे पहली बात, अगर हमको शेक टेस्ट आएगा तभी हम कंप्लीट रिंग के बारे में बता पाएंगे कि उसमें रिंग प्रेजेंट होती है, क्या होती है। तो हमको पहले शेक टेस्ट की जानकारी ले लेनी है। और शेक टेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि शेक टेस्ट होता क्या है। शेक टेस्ट जो होता है आप एमनियोटिक फ्लूइड से करते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड से शेक टेस्ट कब करते हैं? पहली बात, क्वेश्चन आपका बनेगा कि कब शेक टेस्ट कब परफॉर्म किया जाएगा, कौन से ट्राइमेस्टर में शेक टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा? कौन से ट्राइमेस्टर में किया जाएगा? आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में। कौन से ट्राइमेस्टर में? थर्ड ट्राइमेस्टर में शेक टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। और वो क्यों किया जाएगा ये हम बताएंगे, ठीक है। शेक टेस्ट होता क्या है? शेक टेस्ट में आपको सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड क्या लिया जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड आपने लिया, और एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ आपने 96% एल्कोहल, 96% एल्कोहल, और एल्कोहल का कौन सा रूप? इथेनॉल। कौन सा रूप? इथेनॉल मिक्स करना है। एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया? एमनियोटिक फ्लूइड लिया, और एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ 96% क्या लिया? इथेनॉल लिया। और 96 इथेनॉल लेकर के इन दोनों को मिलाया। किस में मिलाया? मिक्स किया। किस में? टेस्ट ट्यूब में। मिक्स इन टेस्ट ट्यूब। एक ट्यूब में इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसको 15 सेकंड तक आपको शेक करना है। शेक टेस्ट इसीलिए इसको बोला गया है। 15 सेकंड तक इसको हिलाना है, शेक करना है, और 15 सेकंड शेक करने के बाद इसको रख देना है। और रखने के 15 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 15 मिनट बाद आपको चेक करना है कि उसके अंदर अभी भी बबल्स प्रेजेंट है क्या। जो आपने हिलाया होगा तो उसमें बबल्स बने होंगे, और वो बबल्स 15 मिनट के बाद भी प्रेजेंट है क्या। अगर वहाँ पर बबल्स प्रेजेंट है उस टेस्ट ट्यूब में, जब आपने शेक किया तो उसमें बबल बने, और वो बबल 15 मिनट के बाद भी आपको मिलते हैं, वो बबल 15 मिनट के बाद भी आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब आपका जो लंग्स है वो मैच्योर है। क्या? लंग्स मैच्योर। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन कौन से ऑप्शन है। मैच्योरिटी ऑफ फीटल ब्रेन, मैंने भाई फीटल ब्रेन की मैच्योरिटी नहीं बोली है, सेप्टल डिफेक्ट नहीं बोला है, मैच्योरिटी फीटल लंग्स मैंने बोला है कि लंग्स मैच्योर होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? मैच्योरिटी ऑफ फीटल लंग्स। क्या जाएगा? मैच्योरिटी ऑफ फीटल लंग्स। क्लियर? दूसरी बात, सर फीटल लंग्स को मैच्योरिटी देखने के लिए, फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए और भी टेस्ट होते होंगे। जी हाँ, और भी टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? फोस्फोटाइडाइल ग्लिसरॉल टेस्ट होता है। एक कौन सा टेस्ट होता है? फोस्फोटाइडाइल ग्लिसरॉल टेस्ट। ये भी आपके लंग्स मैच्योरिटी के लिए किया जाएगा, फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा एक आपका एलएस रेशियो, एलएस रेशियो से भी आपका क्या पता चलेगा? लंग्स मैच्योरिटी के बारे में पता चलेगा। सर ये एलएस रेशियो क्या है? लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन। क्या है? लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन। व्हाट इज़ द लेसिथिन, व्हाट इज स्फिंगोमाइलिन? स्फिंगोमाइलिन क्या होते हैं ये? स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन होते क्या है? क्या होते हैं? लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन दोनों क्या है? एक सरफेक्टेंट है, और ये दोनों सरफेक्टेंट आपकी एल्वोलाई की सरफेस टेंशन को बनाए रखता है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपकी एल्वोलाई इस कप शेप में नहीं बन पाएगी, आपकी एल्वोलाई कप शेप में नहीं रह पाएगी।
ये कैसी हो जाएगी, बिल्कुल कहीं से भी आपका इस तरह सिकुड़ी हो सकती है, क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका एल एस रेशियो जिस नॉर्मल वैल्यू में रहना है उस नॉर्मल वैल्यू में नहीं रहेगा। तो जो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन है ये सरफेक्टेंट है, और ये दोनों सरफेक्टेंट क्या काम करते हैं, आपका क्वेश्चन बनेगा कि लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आपकी एल्वोलाई की सरफेस टेंशन को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? एल्वोलाई की सरफेस टेंशन को बनाए रखते हैं। मैं क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, सेक टेस्ट में क्या सैंपल लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या मिलाएंगे? इथेनॉल। कितने टाइम के बाद उसको चेक करेंगे? 15 मिनट के बाद। अगर उसमें बबल प्रेजेंट है तो क्या लंग्स मैच्योर है, ठीक है। और अगर बबल एब्सेंट है तो लंग्स इमैच्योर है। उसके अलावा लंग्स मैच्योरिटी के और टेस्ट कौन से? फोस्फोटाइडाइल ग्लिसरॉल टेस्ट। उसके अलावा कौन सा टेस्ट? एल एस रेशियो टेस्ट। और एल एस रेशियो का मतलब लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। और लेसिथिन क्या होता है और स्पिंगोमाइलिन क्या होता है? दोनों के दोनों सरफेक्टेंट है। क्या काम करते हैं? सरफेस टेंशन को बनाए रखते हैं। इतने क्वेश्चंस अभी तक आपके कवर हुए। इसी तरह सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होंगे। बस आपको बने रहना है आर एस नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो सर लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन कितना होता है, क्या रेशियो होता है इसका? सबसे पहली बात, ये बनना स्टार्ट कब होते हैं? रेशियो तो बाद में रहेगा, पहले कब बनना स्टार्ट होता है? फीटल में, जब बेबी माँ के अंदर रहता है, पेट के स्टमक सॉरी, जब बेबी यूटेरस में रहेगा, और यूटेरस में जब रहेगा तो 24 वीक पर, कितने वीक पर? 24 वीक पर लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। कितने टाइम पर? 24 वीक पर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब भैया 24 वीक पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा कि कब, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है? तो 24 वीक पर। कब होता है? 24 वीक पर। उसके अलावा इसका जो रेशियो है वो 28 वीक पर कितना हो जाएगा? 28 वीक पर लेसिथिन का भी एक और स्फिंगोमाइलिन भी एक। मतलब जितनी मात्रा में लेसिथिन रहेगा उतनी ही मात्रा में आपका स्फिंगोमाइलिन रहेगा, उतनी ही मात्रा में क्या रहेगा? स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो नॉर्मल रेशियो होता है वो कितना होता है। जो नॉर्मल रेशियो होता है वो कितना होता है? 2:1। जितना स्पिंगोमाइलिन होता है उससे 2 गुना लेसिथिन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेशियो सर ये 2:1 कब आ जाता है? सर ये 2:1 कब आ जाता है? ये रेशियो आफ्टर 32 वीक। आफ्टर 32 वीक अगर आप चेक करेंगे लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशियो तो आपको कितना मिलता है? 2:1। और 2:1 क्या शो करता है? अगर आपका एल एस रेशियो 2:1 है, नॉर्मल है, तो ये क्या शो करेगा? ये जो 2:1 नॉर्मल रेशियो है ये शो करेगा कि आप बेबी के लंग्स क्या है? मैच्योर है। बेबी के लंग्स क्या है? मैच्योर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं आपको बोल रहा हूँ कि लंग्स मैच्योरिटी के हम 3 टेस्ट किए हैं। एक तो एल एस रेशियो चेक किए हैं, दूसरा शेक टेस्ट, तीसरा फोस्फोटाइडाइल ग्लिसरॉल टेस्ट, ठीक है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, मैच्योरिटी ऑफ फीटल ब्रेन। ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? मैच्योरिटी ऑफ फीटल लंग्स। आप लोग
डायरेक्ट मैच्योरिटी ऑफ देख करके क्वेश्चन पे टिक ना करें, इसलिए आपको घुमाने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक होता है एल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। एल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एल्फा एल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए एल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किया जाता है। फीटल साइनोसिस। फीटल साइनोसिस के लिए आप क्या करेंगे? फीटल साइनोसिस के लिए आप नेक्ड आई से भी आप साइनोसिस देख सकते हैं। ठीक है, सेचुरेशन देख सकते हैं बेबी का। तो ये क्वेश्चंस आपका नॉर्मल लंग्स मैच्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे इसमें कवर किए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ 32 days and LMP as 10 June. Which of the following most likely due date? LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब है आपका? 10 जून। और 10 जून को अगर LMP है तो EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, या फिर लाइकली ड्यू डेट, मतलब डिलीवरी की डेट कितनी रहेगी। अगर आपका LMP 10 जून है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितनी आपकी 32 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तब देखिए क्वेश्चन इजी है, मुझे पता है आप लोग 100% कर देंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी बात पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपने एक छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया, तो 101% आपका क्वेश्चन गलत चला जाएगा। मुझे पता है आपको आता है 9 मंथ 7 डेज ऐड करना है। जी हाँ, ऐड करना है 9 मंथ 7 डेज, बट क्वेश्चन में जो घुमाया गया है वो देखना है हमको। क्वेश्चन में जो थोड़ा सा घुमाया गया है, उसने क्या दे दिया? मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 32 डे दे दिया है, जबकि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी डेट की रहेगी? 28 डेज। कितने डेज? 28 डेज। इसमें कितना है? 32 डेज। तो आपको LMP इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे निकालनी है वो फोकस करिएगा। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप अपना ऑप्शन चूज़ करिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो मैं अभी आंसर बता रहा हूँ, और मैं बताया था कि EDD चेक करने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी चेक करने के लिए आपको 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करना है। ठीक है, तो 10 जून LMP कितना है? 10 जून। तो जून के बाद जुलाई 1 महीना, अगस्त 2 महीना, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, दिसंबर 6, जनवरी 7, अक्टूबर 8 और मार्च 9 मंथ मार्च में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 10 जून से था तो 10 मार्च तक कितने हो गए आपके? 10 मार्च तक कितने हो गए आपके? 9 मंथ कंप्लीट। और 9 मंथ के बाद 7 दिन और जोड़ना है तो 17 मार्च। कितना? 17 मार्च। 17 मार्च आपका क्या हो गया? अगर 28 डेज की इसमें क्या रहती मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपका राइट आंसर क्या चला जाता? 17 मार्च चला जाता। लेकिन ये क्या है? गलत है। ये आपका ऑप्शन गलत है। इसमें आपको जो 28 डेज का नॉर्मल होता है, क्वेश्चन में दिया गया है 32 डेज का, तो जो एक्स्ट्रा कितने दिन है? 4 दिन है ना, ये 4 दिन भी आपको इसमें ऐड करने हैं। ये 4 दिन भी आपको इसमें ऐड करने हैं। तो 17 मार्च को कितने प्लस 7 दिन ऐड किए आपने?
ठीक है, 7 दिन ऐड किए और इसमें 4 दिन और ऐड करेंगे, और 4 दिन और ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 17 और 4 21 मार्च। कितना, 21 मार्च। समझ में आया? क्वेश्चन इजी था, बट सिर्फ एक वर्डिंग ने 32 डेज ने इसको घुमा दिया। फिर कहेंगे सर मैं तो सही करके आया था लेकिन गलत हो गया। लेकिन गलत क्यों हुआ, ये छोटी सी बात है, ये आपको ध्यान देने होगी कि कितनी डेज दिया गया है। अगर यहाँ पर 25 डेज होता, अगर यहाँ पर 25 डेज होता तो हम क्या करते, 3 दिन कम कर देते। कितने कम कर देते, 3 दिन कम कर देते। 17 मार्च में से 3 दिन कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मार्च को। तो राइट आंसर हमारा क्या चला जाता उस टाइम, 14 मार्च राइट आंसर होता। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि ईडीडी निकालने के लिए 9 मंथ 7 दिन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नॉर्मल है तो ये हो ऐड हो जाएगा, और अब नॉर्मल है तो कितना दिन का एबनॉर्मलिटी है वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो आपका ड्यू डेट या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको एग्जैक्ट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। ए नर्स टीचिंग क्लाइंट टू डिटरमाइन द क्लाइंट ऑफ ओव्यूलेशन बाय टेकिंग द बेसल टेम्परेचर, व्हाट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ए नर्स टीचिंग क्लाइंट टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बाय टेकिंग द बेसल टेम्परेचर। एक नर्स है, वो एक क्लाइंट को सिखा रही है कि बेसल टेम्परेचर से ओवुलेशन चेक किस तरह करते हैं कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, व्हाट चेंज एक्सपेक्टेड टू अकर इन बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस मिलेंगे टेम्परेचर में। ओवुलेशन के दौरान टेम्परेचर में क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस मिलेंगे, यही आपको बताना है, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन स्लाइड ड्रॉप एंड देन राइज, सेकंड ऑप्शन सटन राइज एंड देन ड्रॉप, थर्ड ऑप्शन मार्क राइज एंड रिमेन हाई, और फोर्थ ऑप्शन मार्क ड्रॉप एंड रिमेन लोअर। क्या ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा। क्यों चेंजेस होता है, पहली बात, सबसे पहली बात बेसल टेम्परेचर क्या होता है। बेसल टेम्परेचर होता क्या है, जो बेसल टेम्परेचर है ये अर्ली मॉर्निंग या फिर रेस्ट के दौरान नापा जाता है, बिल्कुल पेशेंट रेस्ट की कंडीशन में तब। ठीक है, तो वही बेसल टेम्परेचर होता है। अर्ली मॉर्निंग ही ज़्यादातर रेस्ट कंडीशन में रहता है इंसान, तो अर्ली मॉर्निंग ही बेसल टेम्परेचर लिया जाएगा। और डेली का डेली बेसल टेम्परेचर लेने पर अगर आपको किसी दिन हाई मिलता है, लो मिलता है, क्या मिलता है, तो क्या है, क्या ऐसा मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि शायद ओवुलेशन हो गया है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ता घटता क्यों है ओवुलेशन में, क्योंकि इस दौरान ओवुलेशन के दौरान हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है ये कम ज़्यादा कम जो भी कंडीशन है इनमें से ये होगी। अब कौन सी होगी ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको कि जब ओवुलेशन होगा, जब ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन से पहले कितना पहले, लगभग 24 आवर पहले। कितना, 24 आवर पहले आपका मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में आपका कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो
24 आवर पहले, ओवुलेशन से 24 आवर पहले, ओवुलेशन के टाइम पे मान लीजिए इतना रहता है, तो ओवुलेशन से तुरंत पहले 24 आवर पहले कितना होगा, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज होता है। ओवुलेशन से पहले कितना डिक्रीज होता है, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद तो ओवुलेशन हो जाता है, और ओवुलेशन के 24 आवर के बाद तक लगभग क्या रहेगा, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या इंक्रीज रहेगा टेम्परेचर आपका। तो ये आप जब आज किसी फीमेल ने चेक किया, आज अगर मान लिया जाए उसका 98.1 है, और कल वो जब वो नापेगी, हो सकता है उसका जो टेम्परेचर है 99 डिग्री सेल्सियस मिले। तो अगर 98.1 के बाद 99.6 मिल रहा है, 99 मिल रहा है, ठीक है, तो उस फीमेल समझ जाएगी कि ओवुलेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या व्हाट चेंजेस एक्सपेक्टेड टू अकर इन बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। क्या चेंजेस होते हैं, मैंने क्या बताया, पहले 24 आवर पहले क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, साइड स्लाइड ड्रॉप एंड देन राइज, मतलब ड्रॉप होगा फिर राइज होगा, बिल्कुल राइट, क्योंकि मैंने यही बताया था कि 24 आवर पहले ड्रॉप होता है और उसके बाद राइज होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, सडन राइज बिल्कुल गलत, मार्क राइज स्टार्टिंग में बिल्कुल गलत, मार्क ड्रॉप सही है कि हाँ थोड़ा ड्रॉप होता है, लेकिन रमेन लोअर नहीं होता है, लेकिन रमेन लोअर नहीं होता है, वो बाद में राइज होता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर कौन सा है, स्लाइड ड्रॉप एंड देन राइज। राइट आंसर क्या जाएगा आपका, स्लाइड ड्रॉप एंड देन राइज। आपने एक मेथड और सुना होगा, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, नेचुरल मेथड, उसमें भी बेसल टेम्परेचर चेक करते हैं, उसमें भी बेसल टेम्परेचर चेक करते हैं, और ओवुलेशन के अकॉर्डिंग कि कब ओवुलेशन होता है, उसी दौरान कोइटस एक्ट होता है, और उसी को बचा के कि इस दौरान ओवुलेशन होगा तो इस टाइम कोइटस एक्ट ना करे जिससे कि प्रेगनेंसी हो। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, सेफ पीरियड या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपना सकते हैं, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, हाँ दूसरा एक मैं बताने वाला था, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, क्या हार्मोन चेंज होते हैं ओवुलेशन के दौरान, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये आप लोग बताइए, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, बताइए बताइए। क्वेश्चन बनता है कि ओवुलेशन के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एलएच हार्मोन, कौन सा, एलएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिकल ट्राइड, क्लासिकल ट्राइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्लासिकल ट्राइड क्या है। सबसे पहली बात, ऐसी कर ट्राइड होता क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, और तब हम बता पाएंगे। तीन तो ट्राइड का मतलब तीन है, तो उन तीन में इंक्लूडेड मान लीजिए ये है, तो ये क्यों ये नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, या फिर मान लीजिए अगर ये है तो ये नहीं है। तो आपको यही छांटना है कि मतलब तीन ऑप्शन तो क्लासिकल ट्राइड में आते हैं, एक ऑप्शन नहीं आता है, वो ऑप्शन कौन सा है और क्लासिकल ट्राइड होता क्या है। सबसे पहली बात, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, क्लासिकल ट्राइड बाद में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है।
चलो थोड़ा सा हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कवर करेंगे, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा ही नहीं, 101% एक्टोपिक प्रेगनेंसी से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने देंगे हम। अभी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे यहीं कवर करवाने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं कवर करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है बताइए। इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। कहाँ? नॉर्मल जगह पर ना हो करके किसी दूसरी जगह पर, नॉर्मल उसके प्लेस पे ना हो करके किसी दूसरी जगह पर इम्प्लांटेशन होना, वहाँ पर डेवलपमेंट होना किसका? फर्टिलाइज्ड ओवम का। लिख लीजिए, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ fertilized ovum beyond the normal uterine cavity। नॉर्मल यूटेराइन कैविटी से हट करके कहीं भी दूसरी जगह इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किस में इंक्लूड होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको सीधा डेफिनेशन दे देगा, और डेफिनेशन देने के बाद बोलेगा एक क्या कंडीशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दूसरी जगह इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, कितने प्रकार का होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप तो एक तो एक्स्ट्रा यूटेराइन, दूसरा इंट्रा यूटेराइन, एक तो एक्स्ट्रा यूटेराइन और एक इंट्रा यूटेराइन। दो जगह आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जो आपको फर्टिलाइज्ड ओवम है। कहाँ कहाँ इम्प्लांट हो सकता है? एक तो एक्स्ट्रा यूटेराइन, यूटेराइन कैविटी के बाहर। दूसरा कहाँ? इंट्रा यूटेराइन, यूटेराइन में ही, लेकिन यूटेरस में ही, लेकिन कहाँ? जैसे सर्विक्स पे आकर आ गया नीचे। ठीक है, तो इस तरह दूसरी जगह पर, उसके नॉर्मल जगह पर ना होकर के दूसरी जगह क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंट्रा यूटेराइन होता है कि एक्स्ट्रा यूटेराइन। एक्स्ट्रा यूटेराइन भी यूटेरस के अंदर होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? जैसे आपके ओवरी में हो गया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में हो गया, ये सब किस में इंक्लूड होंगे? एक्स्ट्रा यूटेराइन में। तो मैं बता दूं, जो मोस्ट कॉमन जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो ज़्यादातर जो होता है वो कौन सा होता है? एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है। कौन सा? एक्स्ट्रा यूटेराइन। लगभग 98% फीमेल को, अगर मान लिया जाए हम 100 फीमेल लेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली, तो उनमें से लगभग 98 फीमेल को कौन सा एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलेगा? एक्स्ट्रा यूटेराइन वाला। भाई 100 एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली हमने फीमेल ली, उनमें से 98 जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली थी उनको कौन सा? एक्स्ट्रा यूटेराइन का ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी था। और लगभग 1% से 98 to 99% लगभग है, और इंट्रायूटेराइन है वो लगभग 1% इंट्रायूटेराइन मिलता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा यूटेराइन में भी कई मैंने बताया कि ट्यूबल बताया है, ओवरी बताया है, तो इस तरह भी इसको डिवाइड किया गया है। वो इसको जो डिवाइडेशन है वो मैं कर रहा हूँ, तो बताऊँ। एक तो एक्स्ट्रा यूटेराइन में ट्यूबल, कौन सी? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तीसरा एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये 3 तरह की प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगी। और इनमें भी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? ट्यूबल होती है। कौन सी होती है? ट्यूबल होती है। कितना? ट्यूबल कितना होती है? लगभग 97%। लगभग 97% कौन सी रहेगी? ट्यूबल रहेगी। ठीक है, लगभग 97% कौन सी रहेगी? 97% ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ट्यूब भी आपका कौन सा होता है? देखिए, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ ओवेरी है, यहाँ से आपका ओवम निकला, ओवेरी ने कैच किया और ये यहाँ पर आया, और यहाँ भी आकर के ये कहाँ आकर इम्प्लांट होता है नॉर्मली? यहाँ के इम्प्लांट होता है। ठीक है, बट ये वहाँ ना पहुँच करके कहीं यहीं पे इम्प्लांट हो जाए। कहीं भी जहाँ भी इम्प्लांट होगा उसी हिसाब से, जिस पॉर्ट में इम्प्लांट होगा उसी प्रकार से हम इसको भी डिवाइड किए हैं। किसको? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। किसको डिवाइड किए हैं? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अलग अलग डिवाइडेशन है। कौन से? एक तो इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा इस्थमिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस्थमिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके अलावा एम्प्यूलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके अलावा इनफंडिबुलर। कौन सा? इनफंडिबुलर। जिस पार्ट में आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है उसी पार्ट के नाम के अकॉर्डिंग क्या नाम रख दिया? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर इंटरस्टिशियल पार्ट में है तो इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस्थमिक पार्ट में है तो इस्थमिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एम्पुलर पार्ट में तो एम्पुलर, इनफंडिबुलर में तो इनफंडिबुलर। इनमें से भी ज़्यादातर किस पार्ट में चांसेस है? फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में ज़्यादातर चांसेस है? किसके? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। किसके? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो जो ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो चांस रहेंगे कहाँ? एम्प्यूलर में 55%, लगभग 55% एम्प्यूलर में, उससे कम सेकंड चांस 25 इसमें। लेकिन जब भी आपको पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ इतना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कहाँ होती है। तो पहली बात तो एक्स्ट्रा यूटेराइन होती है, एक्स्ट्रा यूटेराइन में भी ट्यूबल होती है, ट्यूबल में भी मोस्ट कॉमन कहाँ? एम्प्यूलर पार्ट में होती है। तो एम्प्यूलर पार्ट में क्या रहेगी? मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, इनफंडिबुलर 18% और इंटरस्टिशियल 2%। ठीक है, एम्पुला पार्ट कौन सा है इसमें से? ये एम्पुला हो गया, ये कौन सा? एम्पुला, ये कौन सा हो गया? एस्थमस। ठीक है, ये कौन सा है?
इनफंडिबुलम, ये कौन सा है, इनफंडिबुलम। एम्पुला लगभग यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर यहाँ कौन सा आ जाएगा, इनफंडिबुलम आएगा, और ये कौन सा रहेगा, इस्थमस रहेगा। ये क्या रहेगा, इस्थमस। तो ये आपके फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है, और इन पार्ट में जिस पार्ट में भी क्या हो रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसी पार्ट के अकॉर्डिंग तो एम्पुलर पार्ट में ज़्यादातर चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। अब हम बात करते हैं किसकी, क्लिनिकल फीचर की। ठीक है, जगह बढ़ा लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में भी क्या, क्लासिकल ट्राइड। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो, तो क्लासिकल ट्राइड वाला। तो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हैं, क्लिनिकल फीचर कौन कौन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। सबसे पहले एमनोरिया, दूसरा पेन, तीसरा पर वजाइनल ब्लीडिंग। कौन सा, पर वजाइनल ब्लीडिंग। ये किस में इंक्लूडेड है, तीनों के तीनों क्लासिकल ट्राइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किस में इंक्लूडेड है, क्लासिकल ट्राइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब आप आंसर दे दीजिएगा यहाँ से, क्या है उसमें आंसर। ठीक है, अब एक बात, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी, क्लासिकल ट्राइड तो आपने देख लिया है, एमनोरिया, पेन और परवजाइनल ब्लीडिंग। तो पेन की जो किस टाइप का पेन होगा, पेन है वो किस टाइप का पेन होगा, किस टाइप का पेन होगा, नाइफ लाइक, किसी ने चाकू से काटा हो, इस टाइप का पेन होगा, नाइफ लाइक पेन। कैसा पेन होगा, नाइफ लाइक पेन। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कैसा पेन होता है, जैसे चाकू से काटा हो। ठीक है, उसके अलावा और क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, चौथा, ये तो क्लासिकल ट्राइड में है, लेकिन ये चौथा भी क्या रहेगा आपका, एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट, एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट विदाउट कोरियोनिक ब्लाई, विदाउट कोरियोनिक ब्लाई के आपके डेसिडुअल कास्ट बाहर निकलते हैं। और अगर विद कोरियोनिक ब्लाई के निकलेंगे, इसका मतलब मिसकरेज हो रहा है या फिर अबॉर्शन हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर विद है, अगर एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट विद कोरियोनिक ब्लाई, तो क्या इंडिकेट करेगा, वो आपका अबॉर्शन इंडिकेट करेगा या फिर मिसकरेज इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो विदाउट कोरियोनिक ब्लाई है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट विदाउट कोरियोनिक ब्लाई, तो किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में मिसकरेज भी दे देगा, अबॉर्शन भी दे देगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो किस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में विदाउट कोरियोनिक ब्लाई, किस में, डेसिडुअल कास्ट बाहर निकल रहा है, किस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है रिस्क फैक्टर से, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर कौन सा है। रिस्क फैक्टर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रिस्क फैक्टर है, जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन
रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है इसका कौन सा, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्लियर। देखिए आप लोगों को अगर नॉरसेट क्रैक करना है तो इसी तरह पढ़ते रहना पड़ेगा। देखिए क्लास चाहे धीरे हो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन एक ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो गया है, क्वेश्चन तो आपका हो गया है, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ आपको। तो आपको एक क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले कि डायग्नोसिस क्या करेंगे, क्या डायग्नोसिस करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, अब बताइए दोनों में से पहला चॉइस कौन सा। आपको ऑप्शन देगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे। लेप्रोस्कोपी हो सकता है ऑप्शन में, सोनोग्राफी हो सकता है, मान लीजिए दोनों ऑप्शन में, तो आपको जो फर्स्ट चॉइस जो करना है, जो फर्स्ट चॉइस करना है सोनोग्राफी, सॉरी 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 सोनोग्राफी नहीं, लेप्रोस्कोपी। क्या, लेप्रोस्कोपी आपका फर्स्ट चॉइस रहेगा। PGI चंडीगढ़ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेस्ट डायग्नोसिस कौन सा रहेगा, और ऑप्शन में थे सोनोग्राफी भी ऑप्शन में था, लेप्रोस्कोपी भी था, ट्रांसवाजाइनल बीटा SCG सोनोग्राफी भी था, एक्सरे भी था। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा आपका, फर्स्ट चॉइस कौन सा, लेप्रोस्कोपी। किसमें, आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। क्लियर। तो फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, लेप्रोस्कोपी, और सेकंड चॉइस आपकी क्या है, सोनोग्राफी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैनेजमेंट, क्या, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या हो सकता है भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैनेजमेंट क्या हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट, एक तो दवा दे करके आप उसको सही कर सकते हैं, या फिर सर्जरी करके उसको रिमूव आउट कर सकते हैं। तो दो मेथड होंगे, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। अगर मैं बात करूं बेस्ट मेडिकल मेथड कौन सा है, तो सर्जरी का नाम तो आएगा नहीं, वहाँ सिर्फ मेडिकल का ही नाम आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट में से कोई दवाई का नाम आएगा। ठीक है। तो बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट, बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट कौन सा रहेगा, मीथोट्रेक्सेट। क्या रहेगा, मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट क्या रहेगा आपका, बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्जरी का। जो सर्जरी में बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट कौन सा रहेगा, साल्पिंगोस्टोमी। क्या होगा, लीनियर साल्पिंगोस्टोमी, लीनियर साल्पिंगोस्टोमी। ये बेस्ट सर्जिकल मेथड है, बेस्ट सर्जिकल मेथड है फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर मैं बात करूँ, वो ये ना दे करके सीधा ऑप्शन दे दे, ये इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि बेस्ट ट्रीटमेंट या बेस्ट मैनेजमेंट, ना तो आपको मेडिकल का नाम दे ना सर्जिकल का नाम दे,
कि बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसमें मीथोट्रेक्सेट भी आ जाए और लीनियर साल्पेंजोस्टोमी भी आ जाए, तो आपको बेस्ट कौन सा देना है, लीनियर साल्पेंजोस्टोमी। तो वेस्ट मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों में से वेस्ट कौन सा रहेगा आपका, सर्जिकल वाला, और सर्जिकल वाला कौन सा, साल्पेंजोस्टोमी, लीनियर साल्पेंजोस्टोमी। भाई स्टोमी से आप क्या समझ रहे, स्टोमी, स्टोमी का मतलब ये सफिक्स है स्टोमी, और स्टोमी का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, एक तो ओस्टोमी, एक आपने ओस्टोमी भी सुना होगा, एक्टोमी भी सुना होगा, एक्टोमी सुना होगा, एक्टोमी। तो स्टोमी क्या होता है, ओस्टोमी क्या होता है, एक्टोमी क्या होता है, ओटोमी क्या होता है, ओटोमी, ये ओस्टोमी, ये क्या होता है, ये ओस्टोमी यही है, और ये क्या है, ओटोमी, ओटोमी। तो ओस्टोमी क्या होता है, ओटोमी क्या होता है, एक्टोमी क्या होता है, ये तीनों के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओस्टोमी में क्या करेंगे, एक होल बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी, उसमें क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं इस तरह का, ठीक है, होल बनाते हैं। और ओटोमी में जो आपका साल्पिंगोस्टोमी, तो साल्पिंगोस्टोमी होल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ओटोमी में क्या करते हैं, जैसे आपका ये फेलोपियन ट्यूब है, तो अगर ये होल बनाया तो क्या हो गया, ओस्टोमी हो गया। लेकिन ओटोमी में क्या करते हैं, इस तरह चीरा लगाते हैं, इस तरह लंबा चीरा लगाते हैं, ठीक है, लंबा चीरा लगा करके जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम जो वहाँ पर ग्रो कर रहा है उसको बाहर निकाल के और फिर सूचर कर दिया जाता है, और ओस्टोमी में सूचर नहीं किया जाता है। ओस्टोमी में ध्यान दीजिए, ओस्टोमी में सूचर नहीं किया जाता है, ठीक है, ओस्टोमी में सूचर नहीं किया जाता है। और एक्टोमी का मतलब साल्पिंजेक्टोमी, साल्पिंजेक्टोमी मतलब आपकी फेलोपियन ट्यूब को बाहर निकाल देना। साल्पिंगोस्टोमी मतलब इससे होल बनाना। और साल्पिंगोटोमी अगर साल्पिंगोटोमी आएगा तो उसमें क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे, क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे। क्लियर, ये सफिक्स आपको समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं आगे कि वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा था इनमें से, साल्पिंगोस्टोमी करते हैं, ठीक है। अब हम लगभग आपको मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर करवा दिए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था वो हम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। भाई क्लासिकल ट्रायड में कौन सा इंक्लूड नहीं है, मैंने आपको बताया था क्लासिकल ट्रायड में कि एमनोरिया होता है, पेन होता है, परवजाइनल ब्लीडिंग होता है, लेकिन क्या एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्टिस का सिम्टम तो है, बट वो क्लासिकल ट्रायड में इंक्लूड नहीं है। किसमें इंक्लूड नहीं है, क्लासिकल ट्रायड में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट, क्या जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसी तरह हमको पढ़ते रहना है। और अगर किसी को ये बैच रेगुलर करना है, इस तरह की क्लासें अगर आपको रेगुलर करनी है, आपको 100 आवर से ज़्यादा की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। और
वो उसकी जो फीस है मात्र 1599 है। कितनी? 1599। साथ में आपको 15 टेस्ट भी फ्री दिए जा रहे हैं, साथ में 15 टेस्ट भी फ्री दिए जा रहे हैं। इसी तरह की क्लासें आपको दी जाएगी और आपका लगभग नर्सिंग का पूरे सिलेबस में से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कि आपको ये जो वीडियो अपलोड हो रही हैं आपको RS नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन पे मिलेंगी। RS नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। RS नर्सिंग एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन में आप स्टोर वाले ऑप्शन में जा कर के आप वहाँ से अपना ये टेस्ट और अपना ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की असुविधा हो परचेज करने में या फिर समझने में, तो आप 9672848848 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? 9672848848। ठीक है। बढ़ते हम आगे, और आगे हम बढ़ते हैं तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैक्सिमम रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी नोटेड इन, मैक्सिमम रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी नोटेड इन। भाई सर क्वेश्चन आपने बताया था सर, ये तो हमको बताया ही नहीं है। भाई नहीं बताया इसीलिए तो यहाँ पे दिया है, मैंने ऊपर नहीं बताया क्वेश्चन तभी तो यहाँ पे दिया है। तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ अलग से दे करके। देखिए मैंने वहाँ पर बताया था मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, कौन सा? मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। और इसमें क्या है क्वेश्चन, मैक्सिमम रिस्क फैक्टर कौन सा है? मैक्सिमम ज़्यादातर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? हो सकता है आप सबके सब PID ऑप्शन दे रहे होंगे, मैक्सिमम और मोस्ट कॉमन एक ही तो होता है। हो सकता है आप PID ऑप्शन दे रहे होंगे, बट इसका राइट आंसर PID नहीं जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो जाएगा आपका ट्यूबल सर्जरी। क्या जाएगा? ट्यूबल सर्जरी। ठीक है। वो कैसे जाएगा? देखिए आप समझिए कि 100 फीमेल है, 50 फीमेल है, और 50 फीमेल को PID है, और 50 फीमेल कौन सी लेंगे आप? ट्यूबल सर्जरी वाली। लेकिन ये ट्यूबल सर्जरी वाली आपको मिलती नहीं है, बहुत कम। जिसकी फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई होगी वो बहुत कम मिलती है, इसीलिए मोस्ट कॉमन PID हो गया। अगर ट्यूबल सर्जरी वाली फीमेल मिलती रहती तो मोस्ट कॉमन ट्यूबल सर्जरी वाले पेशेंट ही रहते एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिस्क में। लेकिन ये ट्यूबल सर्जरी वाले पेशेंट होते ही कम है, इसलिए ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। अगर ज़्यादातर होते तो यही मिलते। तो 50 अगर आपने ट्यूबल सर्जरी वाली फीमेल लेंगे और 50 PID वाले लेंगे, तो जो ज़्यादा संख्या में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी वो ट्यूबल सर्जरी वालों को होगी। लेकिन ये पेशेंट होते ही नहीं है, इसलिए PID आपका मोस्ट कॉमन चला गया। लेकिन मैक्सिमम रिस्क किस में है? तो मैक्सिमम रिस्क तो ट्यूबल में ही है। किस में है? ट्यूबल सर्जरी वाले पेशेंट में। क्लियर? तो राइट आंसर आपको क्या जाएगा? ट्यूबल सर्जरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डायग्नोस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बताइए आप लोग, मैंने बताया आपको, बताइए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन चॉइस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? मैंने बताया था आपको, फर्स्ट चॉइस आपकी क्या रहेगी? लेप्रोस्कोपी। फर्स्ट चॉइस आपकी क्या रहेगी? लेप्रोस्कोपी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? लेप्रोस्कोपी। अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फर्स्ट चॉइस हमारा क्या रहेगा? लेप्रोस्कोपी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ टर्मिनेट एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ टर्मिनेट एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट कौन सा है, ये भी मैंने आपको बताया है भाई। इसमें ना तो मेडिकल पूछा है ना सर्जिकल पूछा है, तो आपको इस उनमें दोनों में से कौन सा सही था, साल्पिंजोस्टोमी था या साल्पिंजोटोमी था या साल्पिंगो एक्टोमी था। मैंने कौन सा बताया था आपको, साल्पिंजोस्टोमी, साल्पिंगोस्टोमी, साल्पिंगोस्टोमी बताया। साल्पिंगोस्टोमी में क्या होता है, एक गोला बना के होल बनाया जाता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। और साल्पिंगोटोमी में क्या किया जाता है, चीरा लगाया जाता है इस तरह खड़ा हो, और ये चीरा लगा कर निकाल के इसमें सुचरिंग की जाती है। क्या की जाती है, सुचरिंग की जाती है। लेकिन इसमें चीरा लगा करके ओपन छोड़ दिया जाता है, इसमें सुचरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और साल्पिंजेक्टोमी मतलब, साल्पिंजेक्टोमी मतलब साल्पिंजेक्टोमी आपका ये पूरा फेलोपियन ट्यूब, आपका ये पूरे फेलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर निकाल देना, बिल्कुल पूरा फेलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर निकाल देना इस तरह, ठीक है। तो वो क्या होता है साल्पिंजेक्टोमी, तो वो कम कंडीशन में करते हैं, नहीं तो हार्मोनल डिसबैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इसलिए हम साल्पिंजेक्टोमी नहीं करते हैं। तो इनमें मैंने बेस्ट मैनेजमेंट कौन सा बताया था, साल्पिंगोस्टोमी, साल्पिंजेक्टोमी नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर शुड ए नर्स प्रिपेयर फॉर सून आफ्टर ए पेशेंट Which among the following surgical procedures should a nurse prepare for after a patient is admitted with possible rupture ectopic pregnancy? Which of the following surgical procedure should a nurse prepare for soon after a patient is admitted with possible ruptured ectopic pregnancy? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रप्चर होने की कंडीशन वाला पेशेंट अगर आ गया, तो नर्स कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर या फिर क्या मैनेजमेंट करेगी, तुरंत किसके लिए रेडी करेंगे। क्या डायलेशन एंड कार्टिलेज करेंगे, ऑप्शन पढ़िए भाई। अगर इसमें ऑप्शन साल्पिंजेक्टोमी होता, देखिए साल्पिंजेक्टोमी ढूंढेंगे हम तो, क्योंकि हमने क्या किया, हर जगह साल्पिंजेक्टोमी किया है, सॉरी साल्पिंजोस्टोमी, साल्पिंजोस्टोमी किया है। अगर यहाँ साल्पिंजोस्टोमी ऑप्शन होता तो हम साल्पिंजोस्टोमी करते, लेकिन साल्पिंजोस्टोमी ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, डायलेशन एंड कार्टिलेज नहीं, ये किस में करते हैं, मिसकरेज, अबॉर्शन, ठीक है। ओफेरेक्टोमी, ओफेरेक्टोमी क्या, ओवरी को निकालना। ओवरी को कभी नहीं निकालेंगे, ओवरी को कभी नहीं निकालेंगे, कारण क्योंकि ओवरी से हार्मोनल चेंजेस होना 101% है कि ओवरी से हार्मोनल चेंज हो सकते हैं, होंगे ही होंगे अगर इसको निकालेंगे तो ना तो ये करेंगे ना ये करेंगे। इवैक्यूएशन ऑफ फीटस नहीं, राइट आंसर आपको क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी। आप पूरा यूटेरस निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर इसमें चॉइस साल्पिंजोक्टोमी, साल्पिंजोस्टोमी, साल्पिंजेक्टोमी कुछ भी होता तो हम वो आंसर करते तीनों में से। अगर तीनों में से कुछ भी होता, ये तीनों में से कुछ भी होता, साल्पिंजोस्टोमी, साल्पिंजेक्टोमी, साल्पिंजेक्टोमी, तो हम ये आंसर करते, बट ये ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। क्या करेंगे ऐसे पेशेंट में, हिस्टेरेक्टोमी की रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले में, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन छोटे से लेकर के
पूरा बड़े से बड़ा क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करवाया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बाहर जाएगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से कवर होंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि फिर से मैं आपको रिपीट करने वाला हूँ कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ताज के लिए उसके लायक बनना पड़ेगा, ताज के लिए ताज का पहनने के लायक बनना पड़ेगा। आपको वो काबिलियत की ज़रूरत है, वो काबिलियत की नीड है आपके अंदर, आपको, कि आप उस ताज के काबिल हो। और उस ताज के काबिल होने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और मेहनत आप करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, तो आप क्या करेंगे, क्या वो उस ताज के लायक हो सकते हैं। और वो ताज है आपका नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। टारगेट आपका कौन सा रहेगा, एम्स, ठीक है। तो इस ताज के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है और हमेशा बना रहना है आरएस नर्सिंग कोचिंग के साथ। और आपको बता दें कि ये वीडियो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे के सारे हमारे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन से पहुंच जाएं। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू so much for watching full video.